सो बच्चों में स्टार्ट करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इन मेटल्स की हम रिफाइनिंग कर सकते हैं। व्हाट इज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल? रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस इन विच इम्प्योर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। किससे कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अभी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या है ध्यान से समझेंगे बच्चों। बहुत इजी है, क्वेश्चन आता है, डायग्राम बना के आप क्वेश्चन को करेंगे। डायग्राम बनाना भी बहुत इजी है, बस आपको जो टर्म्स है उनको अच्छे से याद रखना है। एक हाफ कुछ रिएक्शन है उनको याद रखना है। तो पहले आप एक बीकर जैसे बनता है ना, ऐसे आपने एक बीकर बना लिया। हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में तीन चीजें मेन चाहिए। फर्स्ट है आपका एनोड, सेकंड है आपका कैथोड जो आपको याद रखना है, और थर्ड है आपका इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, काम की बात याद रखेंगे जितना आपको याद रखना है। एनोड आपकी थोड़ी थिक बनेगी। कैसे बनेगी? मोटी ताजी है क्योंकि इसके अंदर गंदगी है, इम्प्योर है। जो आपकी पतली है उसके अंदर कोई, जैसे मोटा आदमी होता है ना उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती है ना, और जो पतला आदमी होता है उसे हम जनरली मानते हैं कि वो मतलब पतला मीन्स ठीक ठाक है, तो जनरली मानते हैं कि उसके अंदर कोई बीमारियां नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। तो ये जो मोटा है इसके अंदर इम्प्योरिटीज है, जो पतला है वो एकदम हेल्दी है। ये आपकी पतला वाला प्योर है, और ये किससे बना हुआ है? कैथोड से। ये कैथोड है, ठीक है। जो मोटा है वो एनोड है, और ये क्या है? इम्प्योर है। अब जो भी मेटल होगी वो इम्प्योर मेटल होगी। सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ कॉपर। हमने किसका एग्जाम्पल लिया है? कॉपर का। तो इधर इम्प्योर कॉपर होगी और इधर क्या होगी? प्योर कॉपर होगी। इम्प्योर कॉपर एनोड है, प्योर कॉपर क्या है? आपका कैथोड है। इतनी बात आपको याद रहेगी। एनोड आपका पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। और कैथोड आपका क्या है? नेगेटिव है। ये भी आपको याद रहेगा। तो एनोड को हमने किससे जोड़ा हुआ है? अब हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। एनोड को हमने जोड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड को हमने जोड़ा हुआ है किससे? नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी है। ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई। इस बैटरी का काम क्या होगा? इस बैटरी का काम होगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज मैंने कॉपर का लिया है तो मुझे इलेक्ट्रोलाइट भी किस किस मेटल का लेना है? जो हमने मेटल, जिस मेटल को हमने प्योर करना है, प्यूरिफाई करना है, जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है, उसी मेटल का हमने क्या लेना है? इलेक्ट्रोलाइट लेना है। यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट। बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे दैट वुड बी एसिडिफाइड। एसिडिफाइड का मतलब है कि भाई तुमने एक कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 मिक्स किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिफाइड आप क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट लेंगे। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो बच्चों रिएक्शन कैसे होगी। एनोड पे मैंने पहले भी बताया था, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंशिएशन आपको समझाया था, कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? देखो बच्चों एनोड ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। अब आपको याद रखना है यहाँ पे एनोड इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम ऑक्सीडेशन एनोड पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, तो एनोड का मतलब है LOE। क्या याद रखना है? LOE मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन को आपको याद रखना है GOE। GOE मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है? सपोज यहाँ पे क्या है? आपकी इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड की गई सोल्यूशन के अंदर, यहाँ पे ये आपका ब्रेक हुआ। यहाँ पे जो एनोड है इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो ये जो कॉपर यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर कैसे आ गया? कॉपर +2। और यहाँ पे क्या हो गया? आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कैसे आया कॉपर +2? ये जो कॉपर था इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और किसमें चेंज हो गया? कॉपर +2 में। अब ये जो कॉपर +2 है तो कहाँ आ जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर, ये जो प्योर फॉर्म में है। और यहाँ पे क्या रह जाएंगे? आपके 2 इलेक्ट्रॉन। और यही 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? आपके इधर जाते हैं। अब हो क्या रहा है बच्चों? जो इम्प्योर इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योरिटीज होंगी मेटल के अंदर, वो सभी कहाँ इकट्ठी हो जाएंगी? यहाँ पे एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। और ये जो इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे इकट्ठी हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनोड मड। क्या बोलते हैं हम? एनोड मड। अब ये जो इम्प्योरिटीज होंगी बच्चों, ये कैसी होंगी? इनसॉल्युबल होंगी। कैसी होंगी? इनसॉल्युबल होंगी। तो हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज दैट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ एनोड, दैट इज कॉल्ड एनोड मड। जो एनोड के बॉटम में इकट्ठी हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज। जो इनसॉल्युबल होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड मड। बात समझ में आ गई? अब ये जो प्योर कॉपर है ये कहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा? इस प्योर कॉपर के ऊपर।
बात समझ में आ गई? तो जितना भी प्योर कॉपर है, कॉपर मेटल है, वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होती रहेगी, और जो भी इम्प्योर है वो मेटल है जो इंसॉल्युबल है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? एनोड के नीचे। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर आके ट्रांसफर होकर कॉपर 2 प्लस क्या करेगा? यहाँ पे रिडक्शन करेगा। तो कॉपर जो +2 है इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में चेंज हो जाएगा? कॉपर में। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका रिडक्शन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एलओई मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलओई मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। जब एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे दिखाना है ऑक्सीडेशन को? इस रिएक्शन से दिखाना है। जो किस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन? एनोड पे हो रहा है। रिडक्शन किस पे हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। इस कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, किसमें चेंज हो गया? कॉपर में। ठीक है, तो क्वेश्चन कहां से आ सकता है? क्या क्या चाहिए? एनोड चाहिए। एनोड कैसा होगा आपका? पॉजिटिव होगा। और एनोड पे क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन होगा। ये दोनों क्या है? वॉवल्स है ना, ए और ओ दोनों वॉवल्स है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो याद रखेंगे ये दोनों कांस्टेंट है, सी एंड आर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट आपका एसिडिफाइड होगा। याद रखना है उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसको आप प्यूरिफाई कर रहे हैं, जिसका आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। एनोड मत समझ में आ गया आपको। इम्प्योर मेटल थोड़ी थिक होगी, यहाँ पे कॉपर +2 जाएंगे तो होगा क्या? ये जो आपका एनोड है ये कैसी होती रहेगी? पतली होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉपर +2 आती रहेगी प्योर मेटल। और ये जो आपका कैथोड है ये कैसे होती रहेगी? धीरे धीरे ठीक होती रहेगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों एनोड पॉजिटिव है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, पहले आप मेटल लिखोगे, मेटल +2 में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कॉपर +2 जी, यहाँ पे कॉपर +2 यहाँ पे आ रहा है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेगा? रिडक्शन करेगा और अपने कॉपर में चेंज हो जाएगा, दैट इज द प्योर मेटल। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक। आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो कहाँ पे है? एनोड टू कैथोड। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? दैट वुड बी ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम डायरेक्शन आ जाता है सपोज एक मार्क्स में, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? दैट इज एनोड टू कैथोड। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्या? कैथोड टू एनोड। देखो बच्चों जब भी साइंस पढ़ो ना, इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी। बस आप ये समझना कि पानी होता है ना, पानी देखने में कैसा लगता है? साफ सुथरा लगता है, लेकिन जब हम उसका फिल्टर करते हैं तो आप देखते होंगे, अगर हम जो हमारे घर में आरओ प्यूरिफायर लगे हुए हैं, उनके 1 साल बाद या 1.5 साल बाद हमें फिल्टर्स चेंज कराने पड़ते हैं, और वो फिल्टर क्या हो जाते हैं? चोक्ड हो जाते हैं, उनके सारे जो गंदगी है, जो इम्प्योरिटीज है उसमें जाके मिल जाती है। तो वो इतनी बारीक इम्प्योरिटीज होती है कि अगर आप सिंपल टैप वाटर से देखेंगे तो वो सारी बाहर आ जाती है, लेकिन केवल जो बारीक फिल्टर्स होते हैं उसके अंदर वो क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है, उसके अंदर रह जाती है। तो इस तरह से सेम ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक। जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, मेटल देखने में प्योर लग रही है और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से रिमूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोरोजन क्या है? व्हेन मेटल्स, क्या होगा? व्हेन मेटल्स कम इन कांटेक्ट विद एयर। किसके कांटेक्ट में आए? एयर एंड मॉइस्चर। एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए और किस में कन्वर्ट हो जाए? ऑक्साइड्स में, सल्फाइड में एंड कार्बोनेट्स में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। समझ में आया? व्हेन मेटल्स कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर एंड कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। तो बच्चों ऑक्साइड कौन बनाता है? आयरन बनाता है, हम सभी को पता है, Fe2O3.XH2 फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखने के लिए नहीं होता पर आपको पता होना चाहिए। सल्फाइड सिल्वर बनाता है, Ag2S कब बनाता है? व्हेन सिल्वर कम इन कांटेक्ट विद सल्फर। एयर के अंदर हमारी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है जिसमें सल्फर भी होता है। तो जो सिल्वर होती है ना, जैसे कि आपके गले में सिल्वर, चांदी की चेन जो आप पहनते हैं, चांदी की पायल होती है, कुछ टाइम आपने देखा होगा ना, आपकी मम्मियां जो होती है उनके पैरों में चांदी की पायल होती है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है? वो ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि चांदी के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, ब्लैक कोटिंग, दैट इज ऑल्सो व्हाट? कोरोजन। कार्बोनेट्स कब बनते हैं? जब कॉपर किसके कांटेक्ट में आता है?
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर, इस इन सबको मिला के क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है, कॉपर, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया आपका कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट बनेंगे, वो भी कोरोजन है, सल्फाइड बनेगा वो भी कोरोजन है, और ऑक्साइड बनेगा वो भी कोरोजन है। हमारे सिलेबस में है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। अब बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रस्ट की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, रस्ट की डेफिनेशन, व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। रस्ट के लिए क्या जरूरी है, रस्ट के लिए स्पेशली क्या जरूरी है, एयर एंड मॉइस्चर। एयर एंड मॉइस्चर, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज एब्सेंट होगी तो रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आयरन क्या करता है, आयरन रिएक्शन करता है किसके साथ, एयर के साथ प्लस मॉइस्चर के साथ, और क्या बना लेता है, Fe2O3। फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 Fe कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2O3, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, और हम पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, इसको हम बना लेते हैं 3/2। और वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें पता नहीं होता तो हम लिखते हैं डॉट XH2O। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अगर सिर्फ डेफिनेशन आएगी व्हाट इज कोरोजन, तो आप लिख सकते हो व्हेन मेटल्स कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर एंड कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। अगर डेफिनेशन आती है रस्ट की, तो आप लिखोगे व्हेन आयरन comes in contact with air and moisture, it forms rust. For rusting, both air and moisture is essential, जरूरी है। आपकी एनसीईआरटी में नेल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 टेस्ट ट्यूब अगर हम ले रहे हैं, एक में अगर केवल एयर है तब भी रस्ट नहीं लगेगा, एक में केवल मॉइस्चर है तब भी रस्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आयरन नेल के साथ क्या मॉइस्चर एंड एयर दोनों प्रेजेंट होंगे तभी रस्ट होगा। ठीक है, तभी रस्टिंग होगी। अब ये तो हो गया आपका कोरोजन का। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। एक एक नंबर का, 2-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन जो होता है ये बोर्ड इस हिसाब से सेट करता है इस क्वेश्चन को, अगर कोरोजन आता है कि अगर क्लास में हमारा एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा है वो भी कर ले, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अब है आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में हमें पता है कि ऑयलिंग करके, ठीक है, सेकंड पेंटिंग करके, पेंट करके मतलब हम कर सकते हैं, और थर्ड आपका आता है गैल्वेनाइजेशन। सो बच्चों व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड। क्या मेथड है, गैल्वेनाइजेशन इज मेथड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। कैसे प्रोटेक्ट करेगा रस्टिंग, बाय कोटिंग विद थिन लेयर ऑफ जिंक। क्या अगर याद नहीं रहेगा तो बस जिंक याद रखना। और रस्टिंग से प्रोटेक्ट करते हैं हम आयरन के ऊपर, क्या करते हैं, पतली सी कोटिंग कर देते हैं जिंक की। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो दीज आर द 3 मेथड बाय द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इसके साथ ही साथ हम एलॉय भी कंप्लीट करते हैं। अब बच्चों व्हाट इज एलॉय, एलॉइंग होती क्यों है, व्हाई वी आर डूइंग एलॉइंग। ठीक है, तो एलॉइंग आप समझ सकते हैं कि एलॉइंग जो करते हैं, एलॉइंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। एलॉइंग हम क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एलॉइंग करते हैं। एंड व्हाट इज एलॉय, एलॉय इज अ होमोजीनियस, क्या है ये, होमोजीनियस मिक्सचर। किसका मिक्सचर है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ metals and metals and नॉन मेटल्स। ठीक है, याद रखना है होमोजीनियस मिक्सचर है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी मेटल है। ठीक है, तो एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब एलॉय को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप याद रख लेना बेटा। अब 3 पार्ट कौन कौन से हैं, कैसे हम इसको याद रखेंगे, जो जितना एनसीईआरटी में, देखो बच्चों बहुत सारे एलॉय हैं, बस हम केवल उन्हीं पे बात करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी से आप अच्छे से इसको याद कर पाए और भूले ना। तो बच्चों एलॉयज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके तब लर्न करेंगे। कैसे, एक कैटेगरी आप करिए फेरस एलॉय। फेरस एलॉय का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर क्या होगा, आयरन होगा। क्या होगा, आयरन होगा, मतलब Fe होगा। सेकंड आप रखिए नॉन फेरस एलॉय।
नॉन फेरस का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर आयरन नहीं होगा। आयरन नहीं होगा, कोई और मेटल हो सकती है। और थर्ड होगा हमारा अमलगम। अमलगम आपको याद रखना है, अमलगम यानी कि मरकरी का एलॉय। तो एनसीईआरटी फेरस एलॉय में हम जो हमारे दो एग्जांपल हैं, जितना हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एलॉयज बहुत सारे हैं लेकिन जितना हमारा एनसीईआरटी में हम केवल वही करेंगे। फर्स्ट है आपका स्टील, जिसमें आपका क्या होगा? आयरन होगा प्लस कार्बन होगा। क्या होगा? आयरन एंड कार्बन होगा। इसमें कार्बन की परसेंटेज आपको याद रखनी है, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज बहुत ही ज्यादा क्या है? कम है। कितनी है? 0.05%। इसमें आयरन कितना होगा? 99.95%। ठीक है, हर एक एलॉय की आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन याद रखना है। पर स्टील में आपको याद रखना है यूजेस। अगर हम यूजेस की बात करेंगे तो शिप्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है, शिप्स कंस्ट्रक्शन। और हम सेकंड इसका ब्रिजेस बनाने में, ब्रिजेस बनते हैं ना, पुल जो बनते हैं, ठीक है, उसमें भी इसके यूजेस है। सेकंड फेरस एलॉय की हम बात करेंगे तो वो है आपका स्टेनलेस स्टील, जो हमारी लाइफ में बिल्कुल हर जगह यूज होता है। स्टील के बर्तन में खाते हैं, स्टील के बर्तन में पीते हैं। तो स्टेनलेस, वो एक्चुअल स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील। हम कहते हैं ना एसएस का है ना, एसएस है, एसएस मतलब स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या क्या होगा? आयरन होगा, क्रोमियम होगा। देखो बच्चों, आयरन को मैं एफ ही लिख रही हूँ, याद रखना, ठीक है। क्रोमियम होगा और निकिल होगा। निकिल मतलब Ni, ठीक है। क्रोमियम मतलब Cr। ऐसे भी लिखोगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। नॉन फेरस के आपको केवल दो याद रखने हैं। वन इज योर, अच्छा, स्टेनलेस स्टील का आपको यूजेस पता है। यूजेस की बात करेंगे तो क्या क्या है यूजेस बताइए? यूटेंसिल्स जितने बनते हैं उसमें यूजेस है। अच्छा, यूटेंसिल्स तो है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना बच्चों, सर्जिकल दांत के लिए जाते हैं ना आप, आरसीटी कराते हैं, उसमें जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी किसके बने होते हैं? वो भी किसके बने होते हैं बच्चों? एसएस के बने होते हैं। नॉन फेरस में आपको याद रखना है ब्रास, जो किससे मिला हुआ होगा? नॉन फेरस में आपको जो सिलेबस में दो ही है, कॉपर के हैं जिसमें ब्रास है और ब्रॉन्ज है, ठीक है। ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास क्या है? कॉपर एंड जिंक है। ब्रास क्या है? कॉपर एंड जिंक है। यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस है इसके यूटेंसिल्स के लिए है, ठीक है, यूटेंसिल्स है। और आप और क्या यूज कर सकते हैं बताइए ब्रास का? ठीक है, यूटेंसिल्स है, कॉइन्स बनाने में भी यूज होता है ब्रास का, ठीक है। ब्रॉन्ज आपका बना हुआ है कॉपर से, क्या है? कॉपर प्लस Ni। क्या है? Ni याद रहेगा ना, Ni निकिल, ठीक है। ब्रॉन्ज के यूजेस क्या है? हमें ओलंपिक्स में 3 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। तो फर्स्ट आप याद रखना, मेडल्स तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। स्टैचूज बनाने में भी यूज होता है इसका, ठीक है। स्टैचूज, ठीक है, STATUE, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, कई बार लिखते समय स्पेलिंग में थोड़ा। सो बच्चों, अमलगम में आपको याद रखना है मरकरी के जितने भी एलॉय होंगे, ठीक है, मरकरी के जितने भी एलॉय होंगे वो क्या होंगे? आपके अमलगम होंगे। हमें सोडियम, ठीक है, Na अमलगम पता है, मतलब हमें पता होना चाहिए सोडियम एंड जिंक अमलगम है। तो थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों।